दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार की जो 121 सीटें जो पहले चरण की थी उन पर लगभग 65% मतदान हुआ है और ये अब तक का हाल के वर्षों का बहुत बड़ा मतदान है। इतना हेवी परसेंटेज बिहार में पहले बहुत अरसे बाद इस तरह का इतना बड़ा हेवी टर्नआउट हुआ है। इसके क्या मतलब हैं, इसका क्या मीनिंग है, हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। लेकिन अभी हमारे पास 2 ऐसे वरिष्ठ पत्रकार बहुत घूमने वाले, बहुत लिखने वाले और बहुत समझने वाले 2 ऐसे पत्रकार हमको मिले हैं और जिनसे आप परिचित हैं। हमारे साथ एम के वेणु हैं, अ, द वायर के को-फाउंडर, हिंदू के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र कुमार हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों बिहार को काफ़ी इन्होंने घूमा है। अभी हाल में एम के वेणु कल ही लौटे हैं बिहार से। उन्होंने कुछ हलकों में बिहार के दौरा किया। जितेंद्र कुमार अभी भी बिहार में हैं, वो भी दिल्ली बेस्ड हैं, लेकिन बिहार के रहने वाले भी हैं और उन्होंने बिहार के कई हलकों को देखा। तो मैं आज एक खास ऐसे विषय पर इनसे चर्चा करने जा रहा हूँ। हम पोल परसेंटेज और क्यों इतना हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस पर ना बात करके हम इस बात की चर्चा आज करेंगे अपने इस कार्यक्रम में कि जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जो इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं और महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में बहुत सारे अलग-अलग असेसमेंट हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो रहे हैं और जो परसेंटेज जो है पोलिंग का उसके बारे में तो लगभग एक सहमति बन रही है। लेकिन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये डेमोक्रेसी में हमेशा इसको लेकर कोई भी डेमोक्रेसी हो, आमतौर पे कयास लगाए जाते हैं और कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। नतीजा जब आता है हमारे जैसे देश में, तो फिर लोग कोर्स करेक्शन करना शुरू करते हैं या अपने-अपने बातों को जायज़ ठहराते हैं। तो इन्हीं विषयों पर आज बात करेंगे। एम के वेणु, सबसे पहले आपसे। आप चूँकि बिहार से लौटे हैं, आपने ध्यान से इलेक्शन को देखने की कोशिश की है। आपका असेसमेंट क्या है? बिहार किधर जा रहा है? क्या एक रिपीट है एनडीए का या बदलाव हो सकता है? उर्मिलेश जी, बदलाव देखिए माहौल अगर आप यंग लोगों से बात करें, युवा पीढ़ी से वहां बात करें, जो असली जो बिहार में जो पिछले 10 साल की जो प्रॉब्लम है रही है, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम चरम सीमा पे है, और पिछला इलेक्शन भी आपने देखा होगा जिसमें तेजस्वी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी और काफी काफी क्लोज फाइट लड़ी थी, और उसके बाद जो भी हुआ वो तो हम सबको पता है। मगर आरजेडी वाज एट अ स्ट्राइकिंग डिस्टेंस टू टू मेक अ गवर्नमेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसपे भी आरजेडी का सबसे बड़ा मुद्दा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी। और इस बारे भी आरजेडी का वही सबसे अहम मुद्दा है। और इसके चलते मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो जो बदलाव, बड़े लोग बदलाव चाहते हैं और खासकर यंग लोग बदलाव चाहते हैं। और ये किस तरह वोट में ट्रांसलेट होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने काफी कांग्रेस के लीडरों से भी बात करी, और आरजेडी के लीडर्स और उनके एलाइज जो मुकेश सहनी, उनसे भी हमारी बात हुई। थोड़ा सा उनके कैंप में उर्मिला जी ये फीलिंग था, जो महागठबंधन कैंप में, कि 1.5 महीना पहले तक महागठबंधन क्लियरली आगे चल रहा था, 1.5-2 महीने पहले तक। और मगर जब से जो 1 महीना पहले, जब से जो बड़ी बड़ी जो स्कीमें जो इन्होंने अनाउंस करी, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के डिक्लेरेशन से एकदम पहले, जो अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड है, और इसे कई लोग इसको ब्राइबरी का भी नाम दे रहे हैं। जो औरतों को 10,000, जो 1.5 करोड़ और महिलाओं को 10,000 रुपए का एक ग्रांट दिया जा रहा है, ताकि वो
उस 10,000 रुपये लेके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जीविका दीदी एक स्कीम उनकी चली भी आ रही है, उनसे अगर जुड़ जाएं तो उनको उसके 10,000 के बेस पे एक और 2 लाख का लोन भी मिलेगा अगर कोई वो महिलाओं जीविका दीदी किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम में अगर जुड़ा है और जुड़ के कोई प्रोजेक्ट दे, कोई भी लोकल प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ स्टिचिंग, वीविंग या कोई फूड प्रोसेसिंग, तो इसकी चर्चा हमने वहाँ बिहार में हमने काफी सुनी। हम पटना गए, दरभंगा, पूर्णिया, वहां से गुजरते हुए पूरे नॉर्थ वेस्ट तक हमने ट्रैवल किया, तो औरतों में इस चीज को लेके थोड़ा उत्साह था। और तो जब हमने महागठबंधन के लीडरों से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो एडवांटेज, जो क्लियर एडवांटेज जो था 1.5-2 महीने पहले, वो इन स्कीमों के बाद उन्हें लगा थोड़ा घटता हुआ नजर आया। हमें मुकेश सहनी साहब ने भी बताया कि तो फिर कहने लगे अब बराबर की टक्कर है। ये इनका आंकलन था, जो मैं बता रहा हूं आपको, महागठबंधन के जो लीडर्स हैं। तो उसमें कुछ कांग्रेस के लीडर से बात की, उन्होंने भी एक बात कही या ऑफ द रिकॉर्ड कही कि अब टक्कर बराबर की है। तो ये जो है, ये इसलिए इसका आकलन करना अभी उर्मिला जी थोड़ा अभी दूसरा चरण भी देखना पड़ेगा। हालांकि पहला जो चरण में जो हाई टर्नआउट हुआ है उसको लेके हमारे साथ प्रणय रॉय भी साहब भी चल रहे थे, वो भी आजकल डीकोडर उनके अपने प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामिंग कर रहे थे। वो हमें कह रहे थे कि भाई उनकी तो एक लंबी हिस्ट्री है सेफोलॉजी की। वो कह रहे थे कि हाई टर्नआउट हमेशा ऑपोजिशन को फेवर करता है। तो ये उनके हिसाब से ये एनडीए के लिए ये गुड न्यूज नहीं है, जो हाई टर्न जो बहुत ही जो अप्रत्याशित जो टर्नआउट हुआ है जो आप बता रहे थे। तो ये हो सकता है कि ये जो इसमें युवा पीढ़ी का जो कुछ गुस्सा भी शायद निकल रहा है इसमें। तो भले और औरत महिलाएं भी, उन्होंने भी वोट किया होगा जम के, और महिला वर्ग जो उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति काफी अभी भी सम्मान है। मगर मुझे कुछ पत्रकारों ने पूर्णिया में ये भी बताया कि अगर आप बिहार का इलेक्शन अगर कास्ट बेस है तो महिलाएं भी कास्ट के बेसिस पे वो तो डिवाइड होंगी ही होंगी। तो ये भी एक बड़ा एक लॉजिकल आर्गुमेंट है कि जो महिलाएं महागठबंधन के जो सामाजिक जो कोलिशन में, जो सोशल कोलिशन के तहत आती है, तो वो महागठबंधन को देंगी वोट। भले वो 10,000 रुपए को लेके वो जो जीविका दीदी स्कीम्स में भी जुड़ जाएं या सेल्फ हेल्प, ये तो आप नहीं कहेंगे ना सारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में थी वो सारे एक ही तरफ वोट करेंगे। वो भी कास्ट बेसिस पे जुड़ेंगी। तो ये आर्गुमेंट भी बहुत लॉजिकल था, एक बड़े सीनियर पत्रकार ने हमें बताया। तो इसको लेके अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह सोशल कोलिशन, एंटी इनकम्बेंसी तो है, 100% है, बदलाव का माहौल भी है। और साथ में एक और बात है, इंटरेस्टिंग बात, ये मैंने आपसे पहले भी कही थी, दिल्ली से मैं सुन रहा था, दिल्ली में हमारे जो कई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिहार के, वो 15 दिन पहले हमें बोल रहे थे, हमारे घर के इर्द गिर्द भी साउथ दिल्ली में तो वसंत कुंज के आसपास, कि वो जा रहे हैं और केवल प्रशांत किशोर के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो एक तबका ऐसा भी है जो प्रशांत किशोर को वोट करना चाहता है, और उसके जो आर्गुमेंट से, उनके जो प्रेजेंटेशन से बड़ा बहुत ही इम्प्रेस्ड है। और ये बात हमने एक और वीडियो में भी सुनी, जो कोई अजीत अंजुम साहब जो पटना के बस स्टैंड में, जो कई जगह से लोग आते हैं, वहां पे उन्होंने काफी लोगों को इंटरव्यू किया जो बाहर से आ रहे थे वोट देने के लिए, पुणे से, दिल्ली से, बंबई, सब जगह से। वहां पे भी कई युवा वर्कर्स ने बोला कि हम आए हैं तो हम प्रशांत किशोर के लिए आए हैं, और पूरा वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही वापस जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ प्रशांत किशोर को भी कुछ वोट मिलेगा। मेरे हिसाब से 10% तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कम हो गया अभी 7-8%, मगर अगर उनको 8-9% भी मिलता है
तो देखना ये होगा, और इसमें भी कंसेंसस है कि ज्यादा वो एनडीए से ये आएंगी वोट, उनको प्रशांत किशोर को जो वोट मिलेगा उसका ज्यादा हिस्सा एनडीए से आएगा। और ये बात ये मैंने एक बड़े सीनियर बीजेपी लीडर से बात करी, उन्होंने भी ये बात कंसीड करा कि 60% जो वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा उसका तकरीबन 60% और थोड़ा ज्यादा वो एनडीए से जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा कि वो उनको कितना वोट मिलता है प्रशांत किशोर को, वो फिर एनडीए से कितना जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 5-6% वोट काफी ज्यादा होता है। और आखिरी जो एक फैक्टर जो एनडीए के फेवर में है वो ये है कि पहले चिराग पासवान जो पिछले जो 2020 के इलेक्शन में वो अलग लड़ रहे थे और उन्होंने डैमेज किया नीतीश कुमार जेडीयू को काफी। इस बार उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं एनडीए के गठबंधन में, तो वो कम डैमेज करेगा। तो अब ये गणित है सारा, अब ये किस तरह उभरेगा पता नहीं, देखते हैं, क्योंकि बिहार को वो करना बहुत आकलन करना बड़ा मुश्किल है। और जैसे प्रणय रॉय कह रहे थे कि बिहार के जो एग्जिट पोल्स और जो आज तक बिहार में सबसे ज्यादा एग्जिट पोल्स गलत हुई है, मेरे ख्याल 60%। 56% 56% गलत हुए हैं, 56%। तो इसलिए मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि बदलाव का मूड है। जी जितेंद्र, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप तो अभी बिहार में ही हैं और मैं समझता हूं आप बिहार में भी रहेंगे। एक जो पहलू जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसकी चर्चा हो रही है मीडिया में, कि भाई शुरू में तो लगा कि कांग्रेस की वजह से जो इंडिया अलायंस है या जो बिहार में महागठबंधन बोलते हैं उसमें थोड़ी खटपट है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पटरी से उतरा हुआ मामला है। लेकिन कांग्रेस ने बाद में ठीक ठाक अपनी पोजीशन कर ली, तो गठबंधन में जो एक टकराव दिखाई दे रहा था वो खत्म हो गया और सब मिलकर महागठबंधन के मुकाबले ये कहा जा रहा है कि एनडीए में ज्यादा खटपट है, ज्यादा टकराव है। लेकिन क्या आपने ये बात सुनी है या बिहार में, या इसकी कहीं से कंफर्मेशन की है कि चिराग पासवान को जेडीयू का जो वोटर है, कोर वोटर, वो वोट नहीं दे रहा है या नहीं देने का मन बना लिया है, और दूसरी तरफ जो पासवान के समर्थक हैं वो जेडीयू को डिच करने का फैसला कर चुके हैं। इसी तरह से अब आप देखिए कि जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी सेंट्रल बिहार में और नॉर्थ बिहार के भी कुछ हिस्सों में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो कह रहे हैं कि हम तीर तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, कहीं ये नारा भी चल रहा है। इसमें कितनी असलियत है? जी, दोनों ही बातों में से मैं सहमत हूँ। जितनी भले ही देर हुई ये लोग साथ आए, लेकिन जितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन इन लोगों का है महागठबंधन का। जैसे मैं सहरसा के आरजेडी के ऑफिस में गया जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां मैंने देखा कि हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हर एक पार्टी के, मतलब जिसकी जितनी हैसियत है उस तरह से। फिर उसी तरह से मैं सहरसा के उनके बीजेपी के ऑफिस में गया, तो मुझे बीजेपी के अलावा कोई नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि एक बीजेपी से तो वहाँ एक महिला भी एमएलए रही हैं, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो बगल वाले कंस्टिट्यूंसी में जेडीयू का प्रचार करे, मतलब अपने कंस्टिट्यूंसी में वो प्रचार न करके जो फॉर्मर एमएलए है वो दूसरी जगह प्रचार करे। तो ये कोऑर्डिनेशन मुझे नहीं दिखा, मतलब इन लोगों में, एनडीए में। और इस बात से मैं न सिर्फ सुना हूं बल्कि मैं देखा हूं कि चिराग पासवान के लोग कहीं भी जेडीयू के ऑफिस में नहीं। जब मैं एक आदमी से पूछ रहा था कि ये क्या स्थिति है, बोला नहीं नहीं हम लोगों में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोगों में कोई मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन थोड़ा हम बिजी हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। हकीकत ये है कि आप जेडीयू से पूछिए तो इन दोनों के बीच काफी गैप है, ये दोनों अपना वोट नहीं एक दूसरे को ट्रांसलेट करवा रहे। और इसी तरह से मुझे जो खास करके मिथिला वाले इसमें लग रहा था, यही हाल जेडीयू और बीजेपी के बीच है। और एक चीज मैंने नोटिस किया, आज मैं काफी देर तक उसका नेताओं को
खोज रहा था और पता करने की कोशिश कर रहा था। आप देखेंगे कि जेडीयू में लीडर बड़े-बड़े हैं। मतलब एक सबसे बड़े लीडर तो नीतीश ही हैं, नीतीश के बाद कोई बड़ा लीडर है नहीं। लेकिन जैसे विजेंद्र यादव आपको दिख जाए, तो 2 मतलब ओबीसी के 2 बड़े लीडर हैं, जैसे उमेश कुशवाहा हैं, लेकिन वो फोर फ्रंट में नहीं होते। लेकिन जेडीयू में एक भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं है, वो मुझे नहीं दिखे। सारे के सारे जेडीयू के कार्यकर्ता ओबीसी के या दलित। तो और जिस तरह से नीतीश कुमार विड्रॉ हुए हैं या विड्रॉ करा दिए गए हैं मोदी के रैली से, ये बहुत ही क्लियर मैसेज जेडीयू के कार्यकर्ताओं में है कि जानबूझ के उनको साइडलाइन किया गया है। और ललन सिंह को जिस तरह से अपने साथ घुमा रहे हैं या जिस तरह से संजय झा की मीटिंग हो रही है, उससे एक अपर सवर्ण और अवर्ण वाली जो बात है, पिछड़ों वाली बात, वो स्ट्रांगली जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बात आएगी। क्या असर होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ये इस तरह की स्थिति महागठबंधन के किसी भी फ्रंट में मुझे नहीं, असमंजस की स्थिति नहीं है, क्लियर है कि क्या करना है। और कोऑर्डिनेशन सबसे बढ़िया मुझे महागठबंधन का लगा, जो इन लोगों में कहीं से मुझे नहीं दिखा। मतलब अपने जहाँ फुलपरास में मैं हूँ, वहाँ एक जेडीयू के कैंडिडेट है, वो बीजेपी का कोई नहीं है वहाँ, चिराग पासवान का कोई नहीं वहाँ होता है। फिर वो मैंने वहाँ लौकहा में देखा, यही स्थिति है बीजेपी पर। मतलब नीतीश कुमार से बीजेपी लीडरशिप भले ही जितनी बात करे, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत खुश नहीं। नीतीश से सबसे कम नाराज मुझे आरजेडी के लोग लगे, कांग्रेस के लोग लगे। हो सकता है स्ट्रेटजी हो, लेकिन स्ट्रेटजिकली भी ये लोग नीतीश को बड़ा रिस्पेक्ट के साथ नीतीश कुमार के लिए बात करते हैं। जो बात मैंने बीजेपी के किसी सपोर्टर में नीतीश के लिए इतना रिस्पेक्ट मैंने नहीं। अच्छा, लेकिन एक बहुत एक ऐसी टिप्पणी मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात कहें, फिर मैं जाऊंगा एम के वेणु के पास, कि ये जो आप कह रहे हैं कि नीतीश के प्रति ज्यादा हिकारत नहीं है, ज्यादा नाराजगी या गुस्सा नहीं है अपोजिशन को, जबकि यही लोग अभी 3 महीने पहले तक उनको पलटू राम पलटू राम पलटू चाचा कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। तो अचानक ये मोह कहां से पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है? ये सर मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि वो क्या, लेकिन हो सकता है ये स्ट्रेटेजिक मूव हो, क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, नीतीश के लिए कम से कम पिछड़ों में और दलितों में कोई गुस्सा नहीं, घृणा नहीं है। कम से कम एक ये है कि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट उनको मिलना चाहिए। और एक चीज मुझे नीतीश के लिए लगा कि पर्सनल लेवल पर उनके खिलाफ करप्शन के कोई चार्ज न होना। जैसे कि इस बार आप देख लीजिए, उनके बेटा को प्रमोट करने के लिए तमाम लोग लगे हुए थे, बीजेपी वाले, जेडीयू का कौन नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटा को टिकट नहीं दिया। तो ये जो है ना, वो एक अपनी इमेज को बचा के रखे हैं। भले ही जितना भी हम कह दें कि नहीं नहीं उनके मुख्यमंत्री काल में ये गड़बड़ी हुई, लेकिन निजी तौर पर उनके ऊपर एक दाग नहीं। तो एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट के चक्कर में होगा। और आरजेडी वाले तो नापसंद करते ही हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी ये मूव हो सकता है कि अगर ये कहें तो जनता हॉस्टाइल ना हो। बिल्कुल यार, ये एम के वेणु, आप इसी या जो जितेंद्र ने अभी जो बात कही, ये बहुत सटल बात है, बहुत ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका हमें भी इसका काफी स्ट्रांग एक इंप्रेशन मिला। आपको याद होगा 1.5 महीने पहले तक, 1.5 महीने पहले हम कई कांग्रेस के लीडरों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि जब चुनाव पास आएगा तो हम ये कैंपेन चलाएंगे जरूर कि नीतीश जी की मानसिक जो मेंटल संतुलन है, बैलेंस है, उनका जो कहा जाता है कि भाई उनका धीरे धीरे वो वृद्धावस्था में जो डिमेंशिया को लेके जो बात होती है कि किस तरह वो डिमेंशिया सेट इन हो रहा है या उनसे
उनकी क्षमता कम होते जा रही है, सोचने की, डिसीजन लेने की वगैरह। और ये मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि इस इश्यू को ये इश्यू उठाएंगे कि भाई वो बिल्कुल बीजेपी के प्रॉक्सी हो चुके हैं और वो बिल्कुल अब बीजेपी चला रही है उनको, और किस तरह वो उनको पब्लिक में ज्यादा आने नहीं दिया जा रहा, और उनको तो इस तरह का एक कैंपेन की बात चल रही थी। मगर जैसे जितेंद्र जी का, अभी जब हमने बात करी इन सब से, कोई नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। और ये पूरा ही जो स्ट्रेटेजिक एक डेवलपमेंट हुआ है महागठबंधन में भी, कि नीतीश के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में, उनकी मेंटल कैपेसिटी के बारे में कोई बात ना हो। और ये इसका कारण ये है क्योंकि सब लोग ये भाप लिए हैं कि नीतीश जी के प्रति एक जनरल सहानुभूति है लोगों में। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोई लंबे दौर में खेला हुआ कोई क्रिकेट कैप्टन जब रिटायरमेंट में आता है तो एक अजीब सी सहानुभूति उनके प्रति होती है कि भैया जा रहा है। तो वो जाते हुए क्रिकेटर के लिए एक कप्तान के लिए जो सहानुभूति होती है, वो चाहे वो कपिल देव हो, जो भी हो, आप कई नाम ले सकते हैं, उस तरह की सहानुभूति मेरे को लगता है ये महागठबंधन ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की सहानुभूति होगी। और अब लोगों से हमें ये पता लगा, कई लोग कह रहे थे कि हमने पूछा भाई अब तो नीतीश जी तो ऐसा लग रहा है कि उनका हेल्थ ठीक नहीं है, अब तो बीजेपी चलाएगी, अब आप तो वोट किसके लिए दे रहे हैं आप, हमने पूछा लोगों से। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नीतीश के बारे में हमारी पूरी उनके साथ वो है। और उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में अगर कोई अस्वस्थ हो जाए तो आप थोड़ी आप उनको छोड़ देंगे। इस तरह की बातें कई लोगों ने करी गाँव में। तो ये जो है, ये जो एक पॉजिटिव एक उनके लिए हो गया नीतीश जी के लिए, जो उनकी जो स्थिति है। मगर ये एक बीजेपी के लिए ये बहुत एक बड़ा एक डिलेमा होगा इलेक्शन के, अगर वो अच्छा करते हैं इलेक्शन के बाद, वो बीजेपी को बहुत, चाहे वो जीते या हारे, बीजेपी किस तरह नीतीश से डील करती है अगले 6 महीने में, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और इसको ये देखना पड़ेगा बीजेपी कैसे इससे डील करती है। और ज्यादातर हमने बिहार में ये भी देखा इस बारी कि लोग नीतीश जी का ही नाम ले रहे हैं, कोई बीजेपी मोदी का नाम नहीं ले रहे। और हम पूर्णिया के पास एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था, कस्बा पूर्णिया जी, वहां हम गए और बीजेपी का कैंडिडेट था वहां पे, और सम्राट चौधरी वहां पहुंचे, भाषण दे रहे हैं और कुर्सियां पूरी खाली, 400 लोग नहीं थे उस मीटिंग में। और ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम की मीटिंग में 400 लोग नहीं थे। कस्बा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने उसकी फोटो भी डाली ट्विटर में, मैंने डाली वो फोटो। और वहां चिराग पासवान ने आना था, वो भी नहीं आए। तो वो फिर ये जितेंद्र जो बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, तो हमने कैंडिडेट से पूछा भाई चिराग पासवान ने आना था, वो आए क्यों नहीं? कहते नहीं वो कुछ हो गया, उनको हेलीकॉप्टर को उतरने का कुछ पता नहीं स्लॉट नहीं कुछ ऐसी बहाना मार रहे थे वो कैंडिडेट, लोकल बीजेपी कैंडिडेट। तो ये तो नीतीश जी का जो यहाँ पे इस सेंट्रलिटी जो इस इलेक्शन में है, कई तरीके से इलेक्शन के दौरान और इसके बाद भी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। तो लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी मानी जा रही थी कि भाई ये जाते हुए नीतीश का चुनाव है, यानी नीतीश अब एग्जिट, वो अब सियासत से कुछ ही समय के मेहमान हैं और वो फिर बाहर चले जाएंगे, आराम करेंगे, या उनको हम कुछ और कर देंगे उनके लिए, और फिर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जो लगभग फिनिश हो जाएगी, नीतीश के बगैर जेडीयू का अस्तित्व चूंकि माना जा रहा था कि नहीं रहेगा, तो फिर बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बनेगी, बल्कि वो मौजूदा जो लीडरशिप है एनडीए की, उसमें वो नंबर 1 हो जाएगी। जैसे नीतीश अभी नंबर 1 है, सीटें कम है लेकिन लीडर वो है, मुख्यमंत्री वो बने 43 सीट पाकर, और 74 सीट पाकर के बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। उनके पास मुख्यमंत्री पद का आज भी कोई ऐसा पूरे स्टेट में एक्सेप्टेबल कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का एक प्रोजेक्ट था, एक जो उसके दिमाग में एक परियोजना चल रही थी कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे, जैसे यूपी में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, जैसे राजस्थान में है, तो इसका मतलब कि बीजेपी फेल कर गई इस चुनाव में। जीत और हार तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, सबसे एक्सेप्टेबल पार्टी, जिसका लीडरशिप
पूरी तरह छा जाए बिहार में, ये नीतीश के रहते हुए उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। फिर से पूछ रहे हैं आप? जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो उर्मिलेश जी। बीजेपी, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई एक नेता ने, महागठबंधन के नेता ने, इनफैक्ट कांग्रेस के नेता ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसमें क्या था कि पहले उन्होंने लीडर को अपनी तरफ किया और फिर बाद में पहले पार्टी तोड़ी और फिर लीडर को अपनी तरफ किया। मगर वो स्ट्रैटेजी वो बिहार में बीजेपी को शुरू से पता था वो नहीं अपना सकते वो, क्योंकि उनका उतना बिहार का जो वोटर, बिहार की जो सोसाइटी है, सिटीजन वोटर, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए वो नीतीश को काफी सालों से वो उनको टॉलरेट करना पड़ रहा है, उनकी लीडरशिप को। और वो धीरे धीरे एक क्रीपिंग एक्विजिशन वाला स्ट्रैटेजी है, धीरे धीरे उनको अपने बस में किया जाए, उनकी पार्टी को और उनकी लेगेसी को, क्योंकि उनके रहते हुए तो नहीं हो सकता। तो अब उनकी स्ट्रैटेजी है कि उनके बाद किस तरह जेडीयू को अपनी तरफ मर्ज करें अपने बीजेपी में। ये प्रोजेक्ट भले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ थोड़ा बहुत सक्सीड कर गया है, ये यहाँ पे उर्मिला जी नहीं होगा। ये इस पे तो मैं 100% मैं सर्टेन हूँ कि यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं बिल्कुल इसको। और जेडीयू, और ये भी हमें लोगों ने कहा कि अगर ये बीजेपी बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करती है और बिल्कुल जैसे जिस तरह महाराष्ट्र वाला स्ट्रैटेजी तोड़ फोड़ करके वो बिल्कुल वो बैकफायर करेगा इन पे। और अगर वैसा कुछ करेंगे तो जेडीयू टूटेगा और वो बिखर जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, कुछ बीजेपी के साथ चले जाएगा, कुछ दूसरी तरफ जा सकता है। ये इस तरह की भी एक कुछ संभावना है जो लोग वहां पे लोग बात करते हैं। हाँ जितेंद्र, मैं इसी सवाल को आपसे समझना चाहता हूं इस रूप में कि देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा कि मोदी जी और अमित शाह जी जब कभी बिहार में आते थे तो आमतौर पे वो सम्राट चौधरी को साथ लेकर घूमते थे। सम्राट चौधरी एक तरह से ऐसा लगता था कि बीजेपी उनको नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रही है। लेकिन इस बीच में घटना यह घटी कि प्रशांत किशोर, जिनका बीजेपी से एक जमाने में बहुत बढ़िया रिश्ता था और अभी भी बुरा नहीं है जैसा समझा जाता है, तो वो लेकिन सम्राट चौधरी को उन्होंने एक तरह से उनकी पूरी इमेज को पंचर कर दिया। इतने सारे कागजात, इतने सारे सबूत, इतने सारे एलिगेशंस उन्होंने पेश कर दिए और फिर ये लगातार उनका अभियान चलता रहा उनके खिलाफ और वो जवाब भी नहीं दे पाए सम्राट चौधरी ठीक से। इसके बाद हमने देखा कि ललन सिंह को जेडीयू से लेकर, पहले तो बीजेपी के नेता की बात मैंने की, अब जेडीयू में देखिए, जब नीतीश कुमार जी रैलियों में उनका जाना बंद हो गया, मोदी जी की रैलियों में, तो फिर ललन सिंह को ले गए वो कुछ एक जगह। बल्कि रोड शो, जो पटना का सबसे बड़ा रोड शो मोदी जी ने किया, उसमें ललन सिंह थे, नीतीश कुमार जी नहीं थे। लेकिन उसी दौरान ललन सिंह मोकामा वाले प्रकरण में उनको लेकर भारी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद से वो सिलसिला थम गया। तो क्या जो वेणु कह रहे हैं कि ये जो सबाल्टर्न, जो एक अफसर कह लीजिए एक जमाने में मंडल के बाद से ही, या एक जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है और दलित समाज है, जो ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, भले वो बहुत गरीब हो, तो क्या इस वजह से बीजेपी वो प्रयोग सफल नहीं कर पा रही है बिहार में जो उसने एक जमाने में गोवा में किया? महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के कंधे पर चढ़कर वो गई और फिर उसने गोमांतक पार्टी को चौपट कर दिया। शिवसेना के सहारे वो गई, महाराष्ट्र में बड़ी ताकत बनी और फिर शिवसेना को बांट दिया। वो स्थिति क्या वो बिहार में इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ सबाल्टर्न का इश्यू है? नहीं, एक उसको दो तरह से मुझे लगता है समझने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी में, सॉरी, जेडीयू में सवान लीडर बहुत हैं, लेकिन जितना कंफर्टेबल वो नीतीश कुमार के साथ हैं, सेम कंफर्ट लेवल उनका बीजेपी के नेताओं के साथ सुशील कुमार मोदी के साथ था। लेकिन सुशील कुमार मोदी के बाद किसी भी बीजेपी लीडर के साथ वो कंफर्ट पोजीशन नहीं।
मैं जब कह रहा हूँ कि जेडीयू का पूरा कार्यकर्ता जो है वो ओबीसी, तो वो इतनी आसानी से मतलब सारे लोग नीतीश के लिए लॉयल, न कि ललन सिंह के लिए। ललन सिंह के लिए लॉयल हैं और विजय कुमार चौधरी के लिए इसलिए लॉयल हैं कि जेडीयू में। अगर वो जेडीयू छोड़ जाएंगे तो तब फिर वो उनके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। और इन लोगों का जो अपर कास्ट लीडर है जेडीयू का, वो वहां इतना कंफर्टेबल नहीं है। मतलब आइडियोलॉजिकली हो सकता है कि एकदम क्लोज हो बीजेपी के, हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी भी इच्छा हो, लेकिन कंफर्ट लेवल वो नहीं है उनका। तो इसलिए अगर जब नीतीश नहीं होंगे तब तो मजबूरी होगी, क्योंकि यहाँ भी उनको नहीं कंफर्ट लेवल रहेगा। मतलब उमेश कुशवाहा के साथ या जो आईएएस अफसर थे उनके साथ, तो तब तो अलग रास्ता खोजेंगे। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि मैं बेनू की इस बात से पूरी तरह नहीं हूँ सहमत कि जेडीयू में तोड़-फोड़ नहीं हो सकती। अगर ये बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, तो एक खरीदने की जो बात होगी, तो पैसे की कमी तो बीजेपी के पास नहीं है। तो खरीद के 5 साल के लिए सिक्योर होना चाहेगा कि वो टूट के चले जाए। वोटर कितना टूटेगा ये मुझे नहीं पता। और वो नेता, आपका कहना है कि नेता टूट सकते हैं, उनका बेस नहीं टूटेगा, सामाजिक आधार नहीं टूटेगा। ये मुश्किल होगा। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं जितेंद्र मैं ये कह रहा था कि अगर बीजेपी ने अब किस तरह नीतीश जी से डील करते हैं वो देखना पड़ेगा, मोदी और अमित शाह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ व्यवहार किया, उस तरह ये व्यवहार जेडीयू के साथ करें तो जेडीयू टूटेगा। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं टूटेगा, मैं कह रहा हूँ टूटेगा। उसमें वो जो बात उर्मिलेश जी भी कह रहे हो, जो नीचे, और जो जितेंद्र बोल रहे नीचे का जो वोटर है वो रिवोल्ट कर जाएगा। वोटर रिवोल्ट करेगा तो कई लीडर्स को भी करना पड़ेगा। कुछ अपर कास्ट लीडर शायद उस तरफ चले जाए, बीजेपी की तरफ, मगर वो जेडीयू बिखर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका मैं इसलिए कह रहा था उर्मिलेश जी कि आप शिवसेना के प्रति आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या था? पहले उन्होंने एक बड़े लीडर को तोड़ा, शिंदे को तोड़ा, और क्योंकि उद्धव ठाकरे की इतनी पकड़ नहीं थी पार्टी में और कार्डर्स में, वो सक्सीड हो गया। उसके बाद वो पार्टी को खींच लिए। मगर ये स्ट्रैटेजी बीजेपी कतई जेडीयू के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि नीतीश के आसपास कोई लीडर ही नहीं है। अब किसको तोड़ के वो पार्टी को अपनी तरफ करेंगे? कोई चांस ही नहीं है। ना ललन सिंह से कर सकते हैं, ना वो संजय झा से कर सकते हैं, ना किसी से कर सकते हैं। तो हम इसी सॉरी तो बीजेपी को बस नीतीश जी को सामने रखना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर ये जीतते भी हैं तब भी इनको बनाना पड़ेगा सीएम, और कोई चारा नहीं है। और अगर एकदम इलेक्शन के बाद कुछ फेरबदल करते हैं तो फिर बैकलैश बीजेपी पे होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डिलेमा है। तो इसका मतलब ये होता है, जो यहीं से हम अपने कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं, कि आप दोनों लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ महीने पहले तक जिस नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि इस चुनाव में वो लगभग राजनीतिक रूप से उनका वजूद बहुत, अगर खत्म नहीं होगा तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, वो ऐसी स्थिति नहीं है। वो दोनों गठबंधनों के लिए जरूरत की तरह उभर कर आए हैं। ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से जैसी स्थिति भी उनकी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से स्टिल ही इज वेरी रिलेवेंट इन बिहार पॉलिटिक्स। क्या आप लोग दोनों सहमत हैं इससे? बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि ये बड़ा डायलेक्टिक्स है। वो अगर फिजिकली वैसे, मेंटली वैसे कमजोर जितनी वो दिखते हैं, वो कमजोरी उनकी राजनीतिक शक्ति बन सकती है। जी हाँ, बहुत इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, राइट। मुझे लगता है आप दोनों लोगों ने अपनी बात बहुत कायदे से और बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत साफ ढंग से कही है। और हमारे दर्शक श्रोता, मुझे लगता है कि इस डिस्कशन को जरूर एक अलग ढंग से सुनेंगे और अलग ढंग से इस पर विचार भी करेंगे, बिहार के राजनीति के इस पहलू को जिस पर आमतौर पर चर्चा कम हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।